हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप एकदम बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी जो है, आपकी प्रिपरेशन है, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग चल रही होगी। और इसी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाने के लिए मैं आपका प्यारा सा साथी हर्ष आपके साथ, आपके सामने एक और नई वीडियो में आपका साथ देने आपके सामने आया हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? हम पढ़ रहे हैं क्या? 200 मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या पढ़ रहे हैं हम? ईडियम्स और फ्रेजेस। और इस ईडियम्स और फ्रेजेस की सीरीज का ये है पार्ट थर्ड। कौन सा पार्ट है ये है पार्ट थर्ड। इससे पहले के दो और पार्ट हैं, वो भी चैनल पे आके जाके आप जरूर से देखिए। और बहुत ही आसानी से ईडियम्स और फ्रेजेस को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है, और इनको बहुत ही अच्छी तरीके से याद भी किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस सेशन को करते हैं स्टार्ट और बचाएंगे बहुत सारा समय। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एड फ्यूल टू द फायर। अब यहाँ पे फायर भी हो सकता है और ये यहाँ पे फ्लेम्स भी हो सकता है। अब आप खुद एक चीज आप मुझे सोच कर बताओ, एक चीज आप मुझे समझ कर बताओ कि कहीं पे आग जल रही है और उस आग में आप थोड़ा सा फ्यूल, फ्यूल यानी कि ईंधन, आग में जब आप ईंधन डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? वो आग और बढ़ जाएगी। तो यही इसी के जैसा इसका एकदम मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स यानी कि स्थिति को बद से बदतर कर देना। एड फ्यूल टू द फायर या फिर फ्लेम, इसका मतलब होता है स्थिति को बद से बदतर कर देना और बुरे से और बुरा कर देना। मानो कोई इंसान था, उसका पैर टूट गया था, तो वैसी उसकी स्थिति बेकार हो गई कि उसका पैर टूटा हुआ है। आपने जाके उसमें एक लात और लगा दी। तो स्थिति को बुरे से और बुरा कर देना ही क्या कहलाता है? एड फ्यूल टू द फायर या फिर फ्लेम्स। सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अगर कोई प्यारा हमारे साथ आज जुड़ा है जिसको नहीं पता कि ये क्या है, तो इसको आप समझ सकते हो कि ये 11 टाइम्स एसएससी ने पूछा है। किसने पूछा है? एसएससी ने पूछा है। और 5 टाइम्स इसको अदर एग्जाम्स में पूछा गया है। किस में पूछा गया है? अदर एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, जो इधर लिखे हुए हैं ये एसएससी ने पूछे हैं, और जो इधर लिखा हुआ है इसको अदर एग्जाम्स ने पूछा है। ठीक है ना? तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ध्यान से सुनना वरना, कि इसका मतलब होता है पास्ट की किसी घटना को याद करके, पास्ट की किसी घटना को, इंसान को नहीं, पास्ट की किसी घटना को, पास्ट के किसी इंसिडेंट को याद करके अब पछताना कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों कर दिया। और उस पछतावे को अब प्रेजेंट में लेके आना जिसमें अब कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। उसी को क्या बोला जाता है? उसी को कहा जाता है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, सो इजी। नेक्स्ट, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब होता है हर स्थिति में, अंडर एवरी या फिर अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, चाहे चाहे सुख हो चाहे दुख हो। ठीक है, हर परिस्थिति में, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं, है ना? जैसे कि माई फ्रेंड ऑलवेज, माई फ्रेंड्स ऑलवेज, दो ही तो है बेचारे, है ना? माई फ्रेंड्स ऑलवेज सपोर्ट मी थ्रू थिक एंड थिन, हर परिस्थिति में मेरा साथ देते हैं। तो हर परिस्थिति की अंग्रेजी होती है थ्रू थिक एंड थिन। सो सिंपल। नेक्स्ट, ये बहुत ही जल्दी से और बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं इनको। 34 है, टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक, इस एंड इन स्मोक का मतलब होता है कुछ भी हासिल ना कर पाना। टू गेन नथिंग, टू अचीव नथिंग। सिंपल सिंपल, यानी कि आपने कोई काम स्टार्ट किया, उस काम को किया और उसमें आपने कुछ भी हासिल नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा? टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक, सिंपल। एट ऑल एट सी या फिर फील एट सी। अब आप मानो कि आप हो समंदर में। कहाँ हो आप? समंदर में। और उस समंदर के बीचों बीच में आपको छोड़ दिया, तो आप तो एकदम कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो ऑल एट सी या फिर फील एट सी, इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड। क्या होता है? कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड। ऐसी स्टेट, ऐसी अवस्था जहां पे आपको पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसी को क्या कहा जाता है भैया? ऑल एट सी या फिर फील एट सी। सिंपल सी बात। नेक्स्ट, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। बाइट, ये जो बाइट लिखा हुआ है, इस बाइट का मतलब होता है दांतों से काटना। ठीक है, बाइट ऑफ यानी कि काट दिया। ठीक है, मोर देन ज्यादा काट दिया, वन कैन च्यू जितना इंसान चबा सकता है उससे ज्यादा काट दिया। यानी कि अपनी क्षमता से ज्यादा टास्क करना, अपनी क्षमता से ज्यादा चीजें अपने ऊपर, अचीवमेंट्स और बर्डन्स दे देना जितना कि आप हैंडल ना कर पाओ। कोई क्या कहते हैं? बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। जैसे कि मानो कोई पहलवान है,
अब वो वजन उठा सकता है 150 किलो 150 kg, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है 200 kg की कोशिश। तो वो क्या कर रहा है, बाइटिंग ऑफ मोर देन ही कैन च्यू, यानी कि वो उसकी उतनी उठाने की कोशिश कर रहा है जितना उसकी क्षमता से बाहर की चीजें हैं। तो उसको क्या बोलते हैं भैया, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। सो सिंपल। नेक्स्ट, कोशिश तो करनी चाहिए भैया आपको। बाइट द बुलेट, इस बाइट द बुलेट का मतलब होता है बिना मन के कोई काम करना। बिना मन के कोई काम करना, जैसे कि आपका काम करने का मन नहीं है लेकिन फिर भी वो आपको करना पड़ रहा है, तो यू हैव टू बाइट द बुलेट। सो सिंपल, मजबूरी। ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है सातवें आसमान पर होना। हिंदी में सातवां आसमान होता है और इंग्लिश में नवा आसमान होता है। इसका मतलब होता है बेहद खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी, इलेटेड, चफ्ड, है ना, यानी कि बहुत ही ज्यादा खुश होना। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको हम बोलते हैं बहुत ही ज्यादा खुश होना। नेक्स्ट है 39, स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है ऐसा इंसान जो छिपा हुआ दुश्मन होता है। स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जो छिपा हुआ दुश्मन होता है, यानी कि सामने तो हाँ ठीक 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 ठीक, अंदर ही मन मन में इनका तो नुकसान हो जाए, इनका तो ये हो जाए, इनका तो वो हो जाए। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, स्नेक इन द ग्रास बोलते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से हमारे सामने हमारी नजरों में छिपा हुआ होता है कि हम इसको पहचान नहीं पाते। जिस तरीके से सांप झाड़ियों में जब छिपा होता है तो हम उसको देख नहीं पाते, हम वो इग्नोर हो जाता है हमसे, ऐसे ये इंसान भी हम में इतना घुल मिल जाता है कि हम इसको पहचान नहीं पाते, लेकिन वो होता दुश्मन है हमारा। ठीक है ना। नेक्स्ट, टू मिस द बस या फिर टू मिस द बोट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब होता है आई हुई अपॉर्चुनिटी को, आए हुए मौके को मिस कर देना। टू मिस द बोट, यानी कि आपको कहीं जाना था, बोट आई लेकिन आपने मिस कर दी, यानी कि आपने मौका गवा दिया। तो मौके गवाने को बोला जाता है टू मिस द बोट या फिर टू मिस द बस। सो सिंपल, बहुत ही इजी है ये, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है टू टर्न अ डेफ ईयर। टू टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है किसी की बातों को अनसुना कर देना। टू इग्नोर समवन, टू इग्नोर समवन, किसी को अनसुना कर देना। सिंपल, टू टर्न अ डेफ ईयर। नेक्स्ट, रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है छिपे हुए गहरे अर्थ को समझ लेना। छिपे हुए गहरे अर्थ को समझ लेना क्या कह जाता है, रीड बिटवीन द लाइंस कहता है। ये तो बहुत ही रिपीट होता है भाई। ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ जी भैया, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक इसका मतलब होता है बहुत ही आसान। क्या होता है, बहुत ही आसान, वेरी 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 इजी, वेरी इजी। जैसे लड़कों के लिए बाइक चलाना, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक, वहीं लड़कियों के लिए स्कूटी चलाना, हार्ड नट टू क्रैक। हाँ जी भैया। तो इसका इसका आसान इजी सा आंसर हो गया, वेरी इजी। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कोई काम जो कुछ देर हुआ फिर रुक गया, कुछ देर हुआ फिर रुक गया, कुछ देर हुआ फिर रुक गया। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि अनियमित, इरेगुलर। क्या बोलते हैं इसको हम, इरेगुलर या फिर इरेगुलरली। जैसे कि आप पढ़ते हो फिर रुक जाते हो, 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 ब्लॉक कर देते हो, अनब्लॉक कर देते हो, ब्लॉक कर देते हो, अनब्लॉक कर देते हो, ब्लॉक कर देते हो, अनब्लॉक कर देते हो। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, है ना, यानी कि रुक रुक कर, लगातार नहीं है, रुक रुक कर। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है ना, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। और ये 13 टाइम, इसको सिर्फ बेचारे को एसएससी नहीं पूछा है और किसी ने इसको नहीं पूछा। इसका मतलब होता है भैया रैपिडली, बहुत तेजी से, और इसका मतलब होता है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। तो उसको बोलते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। कई बार आशीर्वाद देने में भी इसका यूज कर देते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। ठीक है ना। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब हो गया बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। ठीक है। तो इतनी आसानी से हमने इन ईडियम्स और फ्रेजेस को, इन ईडियम्स एंड फ्रेजेस को सीख लिया, है ना। और ये क्या था, ये इनका थर्ड पार्ट था। कौन सा पार्ट था ये इनका थर्ड पार्ट था। अगर आपको ये समझ में आया तो आप पहले के पार्ट भी जाकर देखिए। ठीक है ना। तो ऐसे ही किसके साथ, किसके साथ, दी इंग्लिश अल्फा के साथ। तो ऐसे ही इंग्लिश सीखते रहिए और दी इंग्लिश अल्फा के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। Fearless.